नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला केमिस्ट्री का चैप्टर रहने वाला है और ये आपका एंड है आपका केमिस्ट्री का एक तरह से। और इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी से की तरफ से देखने को मिला। तो आज हम करेंगे पॉलीमर चैप्टर को। पॉलीमर चैप्टर को मैं डिटेल में करूंगा। आपको बताइए पॉलीमर चैप्टर से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि इसका मोनोमर क्या है और ये वाला जो आपका पॉलीमर है वो कहाँ पे यूज होता है। उसके लिए मैंने एक पूरा टेबल यहाँ पे तैयार कर दिया गया है, तो ये टेबल भी आपको कंप्लीट मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल के अंदर कि पॉलीमर आखिर होता क्या है। देखो, पॉलीमर जो रहता है वो दो चीजों से मिलकर बना रहता है, एक है पॉली, ठीक है, और एक है मर। पॉली का मतलब बहुत सारे और मर का मतलब यूनिट, यानी कि जो बहुत सारे यूनिट से जो चीज मिलके बनी होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ओके, फॉर एग्जांपल आप सभी में से किसी ने ऐसे गले में मणके जैसे कि जो माला है वो डाली होगी। अब एक एक मणके को हम बोलेंगे उसका मोनोमर यूनिट। क्या कहेंगे? सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। और जब यहाँ पे बहुत सारे यूनिट मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो बन जाता है एक पूरी की पूरी लंबी चेन, और उस पूरी लंबी चेन को हम बोल देते हैं पॉलीमर। ये था पूरी की पूरी पॉलीमर की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वही चीजें नोट करनी है जो आपको नहीं आती हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा मोनोमर। मोनोमर जैसे कि मैंने आपको बोला जो कि रिपीटेड यूनिट रहती है किसी भी पॉलीमर के अंदर, उसको हम बोलेंगे आपका मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोपीन हो गया, स्टाइरीन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। सबसे सिंपल जो आपको याद रहेगा, आपने पढ़ा होगा, सुना देखा होगा, पॉलीथीन, जो कि हिमाचल में बैन हो गया है। पॉलीथीन जो है वो आपके इथीन के रिपीटेड यूनिट से मिलके बना है। ओके, इथीन के रिपीटेड यूनिट से आपके मिलके बना है। इथीन क्या रहती है? मिथीत, दो डबल बॉन्ड सी, ये इस तरह का जो आपका यूनिट रहती है, ठीक है। इसका तरह का यूनिट जब भी हम अपने नॉमेनक्लेचर की क्लास देखी हो रहेगी उसमें आपको डिटेल में करवाया गया है कि क्या है इथीन, प्रोपेन, अल्केन, अल्कोहल क्या है, सब कुछ वहां पे करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट आपका पॉलीमर क्या रहता है। पॉलीमर जो है वो डिफरेंट तरह के रहते हैं। पॉलीमर वही, पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट, यानी कि जब बहुत सारे यूनिट से जब मिलके कोई चीज बनती है उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। अलग अलग तरह से इसकी क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। एग्जाम्पल पॉलीमर का आगे बहुत टेबल दिखाऊंगा, सारे पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आप बाद में लिखते रहना। नेक्स्ट आप करके क्लासिफिकेशन इसकी किस तरह से हम करेंगे। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आप में से जैसे आप सभी हैं, आपको अगर मैं क्लासीफाई करूं तो मैं बोलूंगा भाई ये तो मेडिकल के बच्चे हैं, ये नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, ये आपके आर्ट्स के बच्चे हैं, ये जीबीटी के बच्चे हैं। हमने आपको क्या कर दिया, एक तरह से कैटेगराइज कर दिया या फिर उसके आपको क्लासीफाई कर दिया। उसी तरह से हम पॉलीमर्स को भी डिफरेंट क्लासेस में आपके इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उसके सोर्स की बात करें कि वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं, अगर हमें वो नेचुरली मिल रहे हैं तो नेचुरल। सेमी सिंथेटिक यानी कि हम कहीं ना कहीं नेचुरल का यूज करके, हम खुद से उनको थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उनको कुछ बना रहे हैं तो हम उनको कहेंगे सेमी सिंथेटिक। और थर्ड बनेगा सिंथेटिक, जो कि टोटली लैब के अंदर बनेगा, फैक्ट्री के अंदर जो टोटली आपके बनते हैं। नेक्स्ट आपका उनके स्ट्रक्चर के लेकर, स्ट्रक्चर अगर सिंपल रहेगा तो लीनियर, अगर ब्रांच रहेगा तो इस तरह का रहेगा तो ब्रांच, अगर क्रिस क्रॉस लिंक्ड रहेंगे इस तरह से, अगर आपका कोई बंदा रहेगा उसको कहेंगे क्रॉस लिंक्ड या फिर 3 डिमेंशनल। ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और देख लेते हैं उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। एक रहेगा इलास्टोमर्स, एक रहेगा फाइबर्स, एक रहेगा थर्मोप्लास्टिक, एक रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सुना होगा आपने, जब आपने 8th क्लास में एक चैप्टर रहता है हमारे पास, 3rd चैप्टर है शायद 8th क्लास का ही, उसमें हम इसमें करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार टूट गया फिर इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करूँगा कोई भी पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, उसको जो भी हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे, उसके इसमें हम डिटेल में करेंगे। एक और रहेगा उनके पॉलीमराइजेशन के बेसिस के ऊपर हम उनको किस तरह से उनको करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें कहेंगे हम एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट लैडर के तौर के ऊपर मैं देखना चाहूँ, नंबर ऑफ मोनोमर विच आर ज्वाइन टुगेदर इन अ पॉलीमर कंस्टिट्यूट द डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। मतलब किसने अपने ज्वाइन करा, एडिशन में करेंगे, किस तरह से कंडेंसेशन में करेंगे, उसको हम कहेंगे आपके पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर किस तरह से बन रहा है उसको कहेंगे पॉलीमराइजेशन। ओके, किस तरह से वो बन रहा है, मतलब जो आपस में जुड़े हैं, जो भी कंटेंट आपस में जुड़े हैं, जो भी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े हैं, किस प्रोसेस के थ्रू वो जुड़े हैं उसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। सिंपल सा भाषा के अंदर, इतना इसमें आपको डिटेल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रहेगा क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। पहला,
उनके अगर हम बेसिस के ऊपर, किसकी बेसिस के ऊपर कि हमें वो मिलते कहाँ पे हैं, उनके सोर्स के बेसिस के ऊपर अगर हम इनको रैंक करना चाहें, इनको हम करना चाहें, तो पहला आएगा नेचुरल पॉलीमर, बेसिकली जो नेचर में हमें मिल रहे हैं। एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, नेचुरल रबर आइसोप्रीन जिसका मोनोमर यूनिट रहता है, सिल्क हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड वगैरह 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 जो भी रहेंगे, इनको हम नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या रहता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल अकरिंग पॉलीमर बाय केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ये मिल तो हाँ, इनका सोर्स तो नेचुरल ही है, बट इनको एक्सट्रैक्ट करने की जो विधि है ना, वो आपका केमिकल ही है। उनको हम केमिकल्स लगा के इसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक। फॉर एग्जांपल, जैसे सेलुलोज से हम निकालते हैं, सेलुलोज कहाँ गया, सेलुलोज से हम निकालते हैं सेलुलोज एसीटेट, क्या कहेगा, सेलुलोज से हमने निकाला सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जेंथेट और रेयन, ये सारे रेयन भी आपका सेमी सिंथेटिक आपका पॉलीमर आता है। एग्जांपल रेयन से बड़ी बार पूछा जाता है घुमा घुमा के। गॉट इट। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो मैनमेड रहेंगे, उनको या तो लैब में हमने तैयार किया। फॉर एग्जांपल पीवीसी, आजकल घरों में वो पाइप लग रही हैं, लोहे की पाइप नहीं यूज़ करते हम इसके लिए, पानी के लिए हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, वो पीवीसी पाइप है वो, ठीक है। पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन जो हिमाचल में बैन है, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नायलॉन 6 रहेगा, नायलॉन 6 रहेगा, नायलॉन 610 रहेगा, ट्राइलिन रहेगा, सिंथेटिक रबर रहेगा। रबर भी दो तरह का है, एक है आपका नेचुरल रबर, एक है आपका सिंथेटिक रबर। इनको भी हम डिटेल में यहाँ पे करेंगे, समझ गए। ये सारा रहेगा आपका। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन में के बेस्ड के ऊपर अगर हम करेंगे कि आपका कौन सा कहाँ से हमें वो मिलता है। अच्छा, एक और देख लीजिए कॉन्सेप्ट लेटर क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलीमर इन विच रिपीटिंग यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यूनिट, इसको कहेंगे कोपॉलीमर। देखो, एक होगा होमोपॉलीमर, होमो मतलब जिसमें मोनोमर यूनिट सारे सेम रहेंगे। गॉट इट। एक रहेगा कोपॉलीमर जिसमें एक यूनिट ये है, एक यूनिट बी है, एक ये है, एक बी है, एक सी भी आ गया चाहे मान लो, ठीक है। अगर इस तरह के कोई रिपीटेड यूनिट रहेगा ए बी सी, तो उनको कहेंगे हम कोपॉलीमर। एग्जांपल इसका नायलॉन 6 बुन्ना एस, बुन्ना एन, पॉलिएस्टर, ये सारे आपके कोपॉलीमर में आएंगे, यानी कि जिनके मोनोमर यूनिट सेम नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे कोपॉलीमर। गॉट इट। चलिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारी लीनियर पॉलीमर, मतलब जिनकी कोई ब्रांच नहीं रहती है, सिंपल से रहते हैं, उनको हम कहेंगे हमारा यहाँ पे लीनियर पॉलीमर। जैसे कि ऑल फाइबर्स आर लीनियर पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सिल्क, नायलॉन, ट्राइलिन, ये सारे हमारे लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर इनको हम डालते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। मोनोमर जो है एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और इनमें क्या रहेगा, क्लोजली पैक्ड रहेंगे, और ये आपका हाई डेंसिटी रहती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी रहती है। समझ गए जी। तो नेक्स्ट आपका ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी कि जिनमें ब्रांचेस बनी होंगी, यानी कि जो मान लो एक पॉलीमर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस तरह से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब एक थोड़ा सा ब्रांचेस के अंदर ये आपका देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसका देख लेंगे हम, तो आपका अमाइलोपेक्टिन रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन रहेगा, ऑल वल्कनाइज्ड रबर। अब व्हाट इज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? जब हम रबर को सल्फर से ट्रीट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में किसका यूज़ किया जाता है, तो सब सल्फर का यूज़ किया जाता है। तो जब सल्फर का यूज़ करेंगे हम इसमें तो उसको कहेंगे ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर 3 डायमेंशनल पॉलीमर, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से आपके इसके यूनिट बहुत क्रिस क्रॉस आपको देखने को मिलते हैं, इनको कहेंगे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके हमारा। फॉर एग्जाम्पल इसका आएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमर, रेजिन्स आर द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर रहेगा रेजिन्स आपका। गॉट इट। देखो ये अभी मैंने आपको बताया होमोपॉलीमर, जैसे आपका इथीन यूनिट था, अगर कोई सिंपल एक जैसे ही मोनोमर यूनिट से मिलकर बना उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर, और डिफरेंट से मिलकर बना तो उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर। इतना तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा अभी आपको। अभी मैं मैं बेसिक अभी तक आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद क्या रहेगा कि जो भी मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा सा एडवांस इसमें जाना है, तब मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के वहाँ पर आपको स्लो करवाऊँगा आराम से, और आपको उन चीज़ों को डिटेल में करवाऊँगा, उनके यूजेस भी साथ में लिखवाऊँगा। नेक्स्ट आप करेंगे इलास्टोमर्स क्या रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थर्ड हमारी कैटेगरी रहेगी क्लासिफिकेशन की, जो मैंने आपको बताया। इलास्टोमर्स रहेगा, थर्मोसेटिंग रहेगा, थर्मोप्लास्टिक रहेगा, फाइबर्स रहेगा, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। चल देखते हैं। पॉलीमर जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहती है बहुत वीक रहती हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी ना, वो बड़ी बार वीक रहेगी,
बहुत वीक रहेगी, यानी कि इनके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कंसिस्ट करती हैं। गॉट इट। और मतलब ये बहुत ऐसा है कि इनको बहुत इजीली इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। एग्जांपल इसका क्या रहेगा इलास्टोमर्स का, नेचुरल रबर, बुन्नाएस और बुन्नारैन। याद रखना इनको भी कि इनमें से इलास्टोमर्स कौन सा है, इनमें से फाइबर कौन सा है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका रहेगा फाइबर्स। तो फाइबर में क्या रहेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, यानी कि ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा। कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में हो रही होगी। ओके, और इसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि खींच के जब इनको खींचेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे, टूटेंगे नहीं जल्दी से। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनकी हार्ड रहेगी, बट इनकी जो इलास्टिसिटी रहेगी, जैसे कोई चीज़ मुड़ जाती है ये इजीली मुड़ेंगे नहीं। इनकी जो इलास्टिसिटी रहेगी बहुत कम रहती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई रहता है और सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम इनकी रहती है। याद रखें इनको भी, किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, किन के बीच में क्या रहेगा, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें थर्मोप्लास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। थर्मोप्लास्टिक में क्या रहता है, इनमें थर्मोप्लास्टिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन दोज ऑफ द इलास्टोमर्स आर फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक रहेंगे वो सॉफ्ट रहते हैं एंड विस्कस ऑन हीटिंग एंड रिजिड ऑन कूलिंग, यानी कि जब इनको हम हीट करेंगे ना तो वो इजीली मुड़ जाएंगे, बट जब इनको हम कोल्ड टेम्परेचर में लेके जाएंगे थोड़े से अकड़ जाएंगे, मतलब ये हार्ड हो जाएंगे, ये रिजिड हो जाएंगे। एग्जाम्पल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉलीथीन, नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके जी, चलो जी, ठीक है जी। और इनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो आपका इलास्टोमर से ज़्यादा रहेगी बट फाइबर से कम रहेगी, नहीं उल्टा नहीं बोली मैंने, हाँ फाइबर से कम रहेगी और इलास्टोमर से कम रहेगी, इनकी बीच बिटवीन द इलास्टोमर एंड फाइबर दोनों की अट्रैक्शन जो रहेगी वो बीच में रहेगी। इसमें तो मैंने आपको बताया ना फाइबर्स में इनमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है इंट्रैक्शन दो भी कंपाउंड, दो मोनोमर्स के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से या फिर आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट आपका रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके बारे में देख लेते हैं। These polymers having low molecular masses and semi-fluid substances. These polymers are hard and infusible. ये बहुत हार्ड रहते हैं भाई, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर एग्जांपल आपके आसपास जो स्विच बोर्ड लगा होगा वो थर्मोप्लास्टिक से ही बना रहा होगा। एग्जांपल इसका क्या रहेगा, मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, ठीक है। ये बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के दोनों ही, ठीक है। मुझे आपने बताना कि जो आपका नॉन स्टिकी जो तवा होता है आपका, उसके ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है, ये मुझे बताना आप सभी। ओके, मेलेमाइन होता है कि बेकेलाइट होता है कि कोई और होता है। गॉट इट, इसके बारे में हम देखेंगे। अगला क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन थी मेरी चौथी वाली, वैसे दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल बताता हूँ। एडिशनल पॉलीमर, जिसमें हम एक मोनोमर इसमें ऐड होता रहेगा, एडिशनल पॉलीमर इसको हम कहेंगे। गॉट इट, चलिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्री रेडिकल, ये भी हमें करने की जिसमें ज़्यादा जरूरत है, इसमें है नहीं। हाँ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी इसमें। नेक्स्ट आपका उसके बाद रहेगा हमारे पास नेचुरल रबर के बारे में पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको हम आइसोप्रीन कहते हैं। ऑन एवरेज मॉलिक्यूल्स ऑफ रबर कंटेन 5000 आइसोप्रीन यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय द हेड टू टेल। ऑल द डबल बॉन्ड्स इन द रबर आर सिस, हैंस नेचुरल रबर इज अ सिस पॉली आइसोप्रीन। याद रखें ये सिस होता है ये, ठीक है। बेसिकली मैं इनके आपस में बताऊँ आपको, एक पेड़ होता है हमारे पास। नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, एक आपका ब्राजिलियसिस एक ट्री रहता है, वहाँ से हम उसके लेटेक्स से हम अपना जो रबड़ है उसको जो निकालते हैं, उसके बाद इनको लेटेक्स जो रहेगा उनको कोआगुलेट करना पड़ता है, यानी कि उनके अंदर हमको मिक्स करना पड़ेगा, या तो हम एसिटिक एसिड या तो हम फॉर्मिक एसिड या फिर दोनों इनके अंदर मिक्स करते हैं। उसके बाद जब कोआगुलेटर मास आता है उसको जो है स्क्वीज़ करते हैं, बाद में उसको स्क्वीज़ करेंगे, ठीक है, निचोड़ेंगे इसको अच्छी तरह से। उसके बाद जो निकल के आता है वो हमारे पास रबड़ रहता है। नेचुरल रबर जो रहता है वो स्टिकी होगा, गमी होगा, सॉफ्ट होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा, एल्कलीज रहेगा, डाइल्यूट, ठीक है, ये सब कुछ इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कलीज और डाइल्यूट एसिड, इन सभी में इनसॉल्युबल रहेगा, किसी के अंदर कोई भी घुलेगा ये नहीं है, ठीक है जी। और ये सॉल्युबल किसके अंदर रहता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो रहेंगे उनके अंदर ये घुलनशील रहता है। इसकी जो इलास्टिसिटी रहती है बहुत कम रहती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम रहती है। ये तो हम उसके अंदर चीज़ें कुछ और ऐड करते हैं उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है जी। तो पॉलीआइसोप्रीन हम रबर नेचुरल रबर को कहें तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि मोनोमर यूनिट ऑफ आपका नेचुरल रबर क्या रहेगा, आइसोप्रीन रहेगा।
ठीक है। और जब इनको हम आइसोप्रीन को बहुत सारे आइसोप्रीन के यूनिट जब एक साथ हम इसमें करेंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे पॉली आइसोप्रीन, यानी कि नेचुरल रबर इज ए पॉली आइसोप्रीन। इसका मोनोमर यूनिट क्या रहेगा आपका, आइसोप्रीन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट आपका नेचुरल रबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिस आइसोप्रीन इसको हम कहेंगे तो गलत नहीं हो रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन कितने रहेंगे इसमें, 4 रहेंगे ना। तो इस तरह से का जो भी फॉर्मूला है इसको याद रखना भाई, एक बार आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर जो है रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक रबर और पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइन्स। उसके लिए हमें पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा होमोपॉलीमर क्या रहते हैं और कोपॉलीमर क्या रहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ऊपर देखेंगे, पॉलीमर ऑफ द 1,3-ब्यूटाडाइन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर बिकॉज दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर्स आर वाटरप्रूफ एंड ग्रेट इलास्टिसिटी। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहला रहेगा इसमें हमारे पास होमोपॉलीमर क्या रहता है। होमोपॉलीमर रहता है जिसमें जो आपके पास मोनोमर यूनिट रहते हैं वो सेम रहते हैं, सभी के अंदर जो है मोनोमर यूनिट आपके सेम रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, मोनोमर ऑफ दिस क्लास है 2 सब्स्टिट्यूटेड, जो भी आपको बताया गया यहाँ पे। उसके बाद जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन विच गिव्स द स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस में यूज रहेगा, पॉलीमराइजेशन के अंदर ये यूज होता है, एग्जाम्पल में आपको देखना पड़ेगा। गॉट इट। हाँ जी, नेचुरल रबर का आपका इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनना था, पीएमटी में आया था क्वेश्चन ये हमारा। चलिएगा, हाँ जी। और सबसे पहला जो आपका नेचुरल रबर था जिसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बाद हमने बनाया था वो कौन सा था, आपका नियोप्रीन जिसको हम कहते हैं, डाइप्रीन जिसको हम कहते हैं। गॉट इट। और इनको लार्ज स्केल के ऊपर बनाया जाता है। इसका मोनोमर यूनिट क्या रहेगा, क्लोरोप्रीन, ठीक है। याद रखें आपका नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट क्या रहेगा, आपका क्लोरोप्रीन रहेगा। इसका मैं यहाँ पे भी लेके आया हूँ, यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोप्रीन ये है नियोप्रीन वाला, ठीक है जी। मैं इसको भी यहाँ पे भी लेके आया हूँ आपको, ठीक है। ये आपको डिटेल में करवा दूँगा कहाँ पे से क्या क्या बनेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ओके जी। अच्छा, कोपॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट डिफरेंट होते हैं उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर, सिंपल सी बात है। कोपॉलीमर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 और मोर टाइप्स ऑफ द मोनोमर। फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहेगा, बुन्ना एस रहेगा, ठीक है, बुन्ना एन रहेगा, अब ब्यूटाइल रबर रहेगा, ABS जो भी रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे यहाँ पे क्या क्या रहेगा। बेसिकली अगर आपको सिंपल टेबल सही पढ़ना रहेगा इसके अंदर, तो मैं इसका पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, बट करवाएंगे हम। गॉट इट। चलिएगा, पहला रहेगा हमारे पास बुन्ना एस के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है जी। चलिएगा, तो बुन्ना एस क्या रहेगा, इट्स पॉलीमर ऑफ द 3 मोल्स ऑफ द ब्यूटाडाइन और 1 मोल ऑफ स्टाइरीन, यानी कि इसके मोनोमर यूनिट क्या रहे, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। ये देखो, ये ब्यूटाडाइन है, ये आपका स्टाइरीन है, बुन्ना एस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये स्टाइरीन है और ये आपके पास इतना नहीं, ये इतना आएगा, ठीक है। ये आपके पास स्टाइरीन है। गॉट इट, समझ गए, ये है आपके पास। और इसको SBS कहते हैं, SSR नहीं, SBR अलग है, ठीक है। बुन्ना SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ना, तभी मुझे थोड़ा सा इसमें ध्यान आया बुन्ना एस के बारे में। एक बुन्ना एन रहता है, बुन्ना एन में क्या रहेगा, इसमें आपके कोपॉलीमराइजेशन रहती है। इसमें एक तो ब्यूटाडाइन रहेगा और साथ में आपके पास एक्रोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रोनाइट्राइल और पर्पस रबर एक्रोलाइटिक, यानी कि GRA बनाई गई है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बुन्ना एस ऑब्टेन फ्रॉम द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, इनसे मिलके ये आपका बनेगा बुन्ना एन, तभी तो इसका नाम बना हमारे पास यहाँ पे बुन्ना एन मतलब नाइट्राइल। गॉट इट। एक बार मैं यहाँ पे भी देख लूँ, एक्रोनाइट्राइल, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है हमारे पास। चलो जी, नेक्स्ट आपका रहेगा, बताओ भाई, बुन्ना एस को और किस नाम से जाना जाता है, SBR के नाम से जाना जाता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखें, आल्सो नोन एज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। बाकी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या रहती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसे ना रबर की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसको हम ना अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हम अलग अलग चीज़ों के साथ ट्रीट करते हैं। अगर हम रबर के साथ सल्फर का यूज़ कर रहे हैं, रबर के अंदर सल्फर का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। बस इतना से आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट इट, इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ, तो ये पॉलीअमाइड रहते हैं आपके नायलॉन्स। चलो जी, नायलॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डाई बेसिक एसिड, जिसको कहेंगे डायामीन्स के साथ, ठीक है।
डाइबेसिक विद डाइअमीन्स। नायलॉन का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखना रहेगा तो नायलॉन की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। नायलॉन 6 आता है, नायलॉन 6 आएगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें इसमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास आएगा नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि इसके मोनोमर यूनिट क्या रहते हैं। तो एडिपिक एसिड नायलॉन 6 में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नायलॉन 6 का मतलब क्या रहेगा, दोनों में के अंदर आपके पास 6 कार्बन रहेगा, एडिपिक एसिड के भी, ठीक है, 6 कार्बन एटम रहता है, तो नायलॉन 6 दैट इज वाई इसका नाम पड़ा। ये बना आपके पास नायलॉन 6। फिर बाद में इसके मोनोमर यूनिट याद रखना, मोनोमर यूनिट सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं दोबारा से करवाऊंगा इनको, बट अभी आप एक बार इनको आप देख सकते हैं। नायलॉन 10, नायलॉन 10 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से मिलता है हमारे पास, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और डाइबेसिक एसिड, यानी कि कौन सा ही है आपका स्पेसिक एसिड, यानी कि एक का नायलॉन 6 में आपका हेक्सामिथाइल डाइअमीन जिसमें 6 कार्बन रहेंगे, और डाइबेसिक एसिड जिसको हम कहेंगे आपका स्पेसिक एसिड, उसमें 10 कार्बन रहेंगे। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा नायलॉन 610। कहाँ यहाँ पे इसका यूज़ रहता है, कारपेट बनाने में, गारमेंट्स में, टायर के तारे होते हैं उनको बनाने में, रोप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। चलेगा, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसकी मोनोमर यूनिट रहती है टेफ्लॉन का। गॉट इट। टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग ऑफ द टेट्राफ्लोरोइथीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स ऑफ अमोनिया एज ए कैटलिस्ट इन हाई प्रेशर। इनमें यूज़ करें, बस आपको मोनोमर यूनिट याद रखना बेटा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में करने जाएंगे भूल जाएंगे सब कुछ। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये ड्यूरिंग, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्रिलोनाइट्राइल को हीट करना पड़ता है पेरोक्साइड के साथ, यानी कि इसका मोनोमर यूनिट क्या रहेगा आपका एक्रिलोनाइट्राइल्स, इसका मोनोमर यूनिट बनता है। गॉट इट। चलो जिसके बाद हम पूरी का पूरा डिटेल में इसको करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखेंगे, बट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द बेकेलाइट। बेकेलाइट इज अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द मोनोमर ऑफ द फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इनका ये रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट आप करेंगे बेकेलाइट के बारे में, तो हमने अभी कर लिया। अब मैं आपको लास्ट में सीधा टेबल ही दिखाना चाहूँगा। पॉलिएस्टर, डेक्रोन इज अ कॉमन पॉलिएस्टर प्रिपेयर्ड बाय द, इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल और टेट्राफथैलिक एसिड, इनसे हम ट्रीट करके इसको हम बनाते हैं पॉलिएस्टर को। गॉट इट। चलिए, बाकी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो जी, ये कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि जो कि इजीली डिग्रेड हो सकते हैं, उनको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब हम करेंगे सीधा टेबल हमारा निकालेंगे। एक छोटा सा आपको क्विक रिकैप अगर मैं इसका देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्विक रिकैप भी आपको देना चाहूँगा, ये देखूंगे। हाई मॉलिक्यूलर मास आर फाउंड, मतलब मोनोमर के बारे में हो गया। चेन पॉलीमर इसके बारे में, होमोपॉलीमर के बारे में बता दी जिसमें मोनोमर यूनिट सेम रहते हैं, कोपॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट आपके डिफरेंट रहते हैं। इलास्टोमर्स की अगर मैं बात करेंगे तो द स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीमर्स आर हेल्ड टुगेदर विद द वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है, वल्कनाइजेशन रबर, जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो वीक रहती है, वैन डर वाल्स फोर्सेज। फाइबर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत हार्ड रहती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल मूवमेंट इसमें रहती हैं। तो नाइलॉन, पॉलिएस्टर और आपका पॉलीअमाइड इसका एग्जाम्पल रहेगा। थर्मोसेटिंग का मैंने बता दिया, बाकी तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। अब हम करेंगे टेबल के बारे में, देखेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारे पास पॉलीइथीन। अगर मैं बात करूंगा लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में तो उसका जो फार्मूला रहेगा वो इस तरह का रहेगा, फार्मूला लिख लेना, इसको टेबल अलग से बना लेना। और इथाइलिन इसका मोनोमर यूनिट रहता है। कहाँ यूज़ होगा, फिल्म रैप में, प्लास्टिक बैग में, जो भी आपके पास पहले सब्जी लेके आते थे आप, तो आप इसी का यूज़ करते थे। नेक्स्ट आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें भी सेम आपका यूनिट यूज़ रहेगा, बस थोड़ी सी इसमें हीटिंग का इफेक्ट रहता है कि हीटिंग किसमें ज़्यादा करनी, किसमें क्या करनी है। ये कहाँ पर करा जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर, फिर आपके पास बोटल्स में, टॉयज़ में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास पॉलीप्रोपाइलीन, तो प्रोपाइलीन इसका मोनोमर यूनिट रहता है। ये भी आपका कारपेट बनाने में इसका बेसिकली यूज़ करा जाता है। पीबीसी के मैं बात करूंगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका जो मोनोमर यूनिट रहेगा वो विनाइल क्लोराइड आपका यहाँ पे रहता है। ये कहाँ पे यूज़ रहेगा, पाइप्स बनाने में, साइडिंग्स बनाने में, फ्लोरिंग बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। चलो जी, एक और है हमारे पास पॉली आपका विनाइलिडीन क्लोराइड। इसको अगर मैं बात करूंगा तो विनाइलिडीन क्लोराइड इसका फॉर्म आपका मोनोमर यूनिट रहेगा, और ये सीट कवर्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन इसका मोनोमर यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगाऊंगा जिस चीज़ को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉयज़ बनाने में, कैबिनेट्स बनाने में, जो भी पैकेजिंग का सामान रहता है उसको, इनको रखने में इनका यूज़ यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से करा जाता है। PAN एक और बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम ऑरलॉन भी कहते हैं और एक्रिलैन भी कहते हैं, यानी कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसका
पूरा रहता है एग्जाम। ये आपके ब्लैंकेट बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, ठीक है, रग्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। और एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर यूनिट रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला हम देखेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन की अगर मैं बात करूं, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो ये था वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नॉन स्टिकी तवा बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ करा जाता है। और टेट्राफ्लोरोइथाइलीन इसका मोनोमर यूनिट यहाँ पे रहेगा। नॉन स्टिकी सरफेसेस बनाने में इसका यूज़ करा जाता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में के अंदर इसका यूज़ करा जाता है आपका टेफ्लॉन का। इसका मोनोमर यूनिट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ हमारे पास, बाकी तो एक बार इसको जो जिसने लिखना होगा वो एक बार लिख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एक बार करवा देता हूँ। जैसे पॉलीमिथाइल मेथाएक्रेलेट, जिसको हम ल्यूसाइड कहते हैं, प्लेक्सीग्लास कहते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा इसका जो मोनोमर यूनिट रहेगा वो आपका रहेगा मिथाइल मेथाएक्रेलेट। ये आपका लाइटिंग्स कवर बनाने में, जो स्काई लाइट्स को बनाने में, साइन जो स्काई लाइट कहते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। अगला है आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट की अगर मैं बात करूं, तो विनाइल एसीटेट जिसका मोनोमर यूनिट रहता है, ये पेंट्स के लेटेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो भी एडहेसिव रहते हैं उसमें इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे पॉलीआइसोप्रीन, ये तो वही आएगा आपका आइसोप्रीन जो रहेगा रबड़ वाला, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म जो भी था। आइसोप्रीन इसका मोनोमर यूनिट रहता है, जो भी रहेगा बल्कलाइजेशन के लिए, मतलब सबसे बेसिक कंटेंट यही रहता है रबड़ के उसमें। अगर आपका नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर यूनिट रहता है और सिंथेटिक रबर ऑयल रेजिस्टेंट बनाने में इसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। बाकी नेक्स्ट आपका रहेगा डेक्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिएस्टर भी जिसको हम कहते हैं। इसमें आपका टेट्राथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका मोनोमर यूनिट रहता है, याद रखें इसको भी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लेना, इसको डेक्रोन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ग्लिप्टल की अगर मैं बात करूं तो थैलिक एसिड इसका मोनोमर यूनिट रहेगा, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको टेबल शिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा देसी तरीके से करवाने में इसमें मजा आता है। पॉलीथीन हमने कर लिया, लो डेंसिटी हो चाहे हाई डेंसिटी हो। पॉलीप्रोपाइलीन हमने कर लिया, पाइप्स बनाने में, बोटल्स बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं। कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। आपका पॉलीस्टाइरीन अगर मैं बात करूँगा तो ये टॉयज़ में, हाउस वेयर के अंदर, टीवी, रेडियो बॉडीज़ की जो बॉडीज़ होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन जिसका मोनोमर यूनिट रहता है यहाँ पे, या शू के आपके हील्स बनाने में, स्टॉपर्स बनाने में, बेल्ट बनाने में, कन्वेयर्स बेल्ट बनाने में, ठीक है जी, कन्वेयर्स बेल्ट बनाने में, प्रिंटिंग रोलर्स बनाने में, इन सभी का इंसुलेटर का काम ये भी करता है यहाँ पे। बुना इसकी मैं बात करूँ जिसको हम SBR के नाम से भी जानते हैं, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन जिसका मोनोमर यूनिट रहता है। जो भी आपके टायर रहते हैं, रबड़ के जो सोल रहते हैं, फिर वाटर प्रूफ जो शूज़ होते हैं, उन सभी के अंदर बुना SBR का यूज़ किया जाता है, जिसका मोनोमर यूनिट आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है और ये आपका स्टाइरीन है, ठीक है जी। बुनान की मैं बात करूँगा तो 1,3-ब्यूटाडाइईन और आपका एक्रिलोनाइट्राइल, ये इनका यूज़ होता है, मोनोमर यूनिट इसके ये है, यानी कि आपका कोपॉलीमर की कैटेगरी हम इसको डालेंगे। एडहेसिव ऑयल सील्स, गैसोलीन हाउसेज, टैंक लाइनिंग जो भी रहता है वो बुना इसका N का यूज़ यहाँ पे करा जाता है। बाकी प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने में, साइन बोर्ड बनाने में, विंडो की एयरक्राफ्ट की विंडोज़ बनाने में, जो कि PPM जो भी मैंने अभी आपको बताया था, उनका यूज़ करा जाता है। पॉलीमिथाइल मेथाएक्रिलेट, ओके। अच्छा, एक और भी था इथाइल एक्रालेट, PEA जिसको हम कहते हैं, तो इसका यूज़ भी हाउस की पाइप बनाने में, फिनिशिंग पाइप बनाने में इनका यूज़ करा जाता है। PEN के मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये भी हमने करता है। और लॉन जिसको मैंने कहा था, ठीक है जी, ये भी हमने कर चुके हैं। PVC मैंने आपको बता दिया, रेन कोट्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में, कर्टेन बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, शू के लेस बनाने में, बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है PVC का आज के डेट में। PVC की आपको पता है, PVC की तारें आपको PVC कोटिंग ऐसा लिखा होता है अलग से, ये तारों में इसका यूज़ करा जाता है। टेफ्लॉन बता दिया, नॉन स्टिकी यूटेंसिल बर्तन बनाने में। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन इसका मोनोमर यूनिट रहता है आपका टेफ्लॉन का। यहाँ पे मैंने कुछ और नहीं पढ़ाया, टेफ्लॉन का यूज़ इसमें करा जाता है। हाँ ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन सेम है, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लिप्टल, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, इसका यूज़, ये इसका मोनोमर यूनिट है और पेंट वगैरह में इसका यूज़ करा जाता है।
नायलॉन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इसका यूज़ करा जाता है नायलॉन 66 के अंदर। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? पैराशूट की रोप्स बनाने में, एग्जाम्पल याद रखें, कारपेट बनाने में, ब्रशेज जो भी ब्रश के ब्रिसल्स रहते हैं ना, उनका में इनका यूज़ करा जाता है नायलॉन 66 का। नेक्स्ट हम रखें नायलॉन 610, यहाँ पे 610 कॉमन लगे यहाँ पे, ठीक है। इसका केस सेम जो भी यहाँ पे यूज़ होगा वो भी यहाँ पे आपका यूज़ रहेगा। नायलॉन 6 की भी बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रोलेक्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर यूनिट रहता है। माउंटेनिंग जो भी रोप्स रहती हैं उनमें इसका यूज़ करा जाता है। टायर की कॉर्ड्स में, फैब्रिक्स में नायलॉन 6 का यूज़ करा जाता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट इज़ इनके जो मोनोमर रहते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल इसमें रहेगा। ये कहाँ पे यूज़ होगा? जैसे कि लो पॉलीमराइज्ड बेकेलाइट फॉर वुडन पेंट्स इन वर्निशेस, इसमें हमारा माइका, टेबल टॉप्स, फाउंटेन पेन, बैरल्स, ठीक है, इनमें इसका यूज़ कर जाता है बेकेलाइट का। नेक्स्ट आपका मेलमैक, एक और हैगा मेलमैक, इसका जो बहुत गंदा सा नाम था, एक तो आपका आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,35 ट्राई अजाइन, इसमें मेलमैक में इसका यूज़ करा जाता है। और जो भी आपकी प्लास्टिक की नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक की क्रॉकरी बनती है उसमें इसका यूज़ करा जाता है। बाकी यूरिया फॉर्मेल्डी रेजिन, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करा जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास रहेगा केवलार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे केवलार, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसका यूज़ किया जाता है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट रहती है ना, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसका नाम देखो बड़ा गंदा है, केवलार का सिंपल आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बुलेट प्रूफ जो भी रहती है ना जैकेट रहती है उनमें इसका यूज़ करा जाता है। अगर मैं इसके मोनोमर यूनिट की बात करूँ तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन, इसमें इसका यूज़ करा जाता है। ये इसके मोनोमर यूनिट है, गॉट इट। नेक्स्ट आपका लेक्सान, लेक्सान नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें बुलेट प्रूफ विंडोज़, क्रैश हेलमेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। आपका बिस्फिनोल इसका मोनोमर यूनिट है। नोमेक्स, नोमेक्स बेसिकली कहाँ पे यूज़ रहेगा? जो भी आपके पास जो फायर फाइटर के जो क्लोथ्स रहते हैं उनमें इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। जो भी रेसिंग कार के जो ड्राइवर्स रहते हैं उनमें इनका यूज़ करा जाता है। एस्ट्रोनॉट का जो कपड़े हैं वो इससे मिलके बनते हैं। अगर मैं इसका मोनोमर यूनिट की बात करूँ तो एम फिनाइल डाइअमीन और आइसो थैलाइल क्लोराइड, ये इसका मोनोमर यूनिट रहेगा, ठीक है। इसके मोनोमर यूनिट इसके हैं, बाकी इसमें ये कोई नहीं पूछेगा आपको, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका डाइनल, ये आपके जो विग्स होते हैं ना, नकली जो बाल होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। जो विग्स वगैरह में इनका यूज़ करते हैं डाइनल का, गॉट इट, हाँ ठीक है। तो ये इसका रहेगा मोनोमर यूनिट। आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीमर। इससे बाहर पॉलीमर में कुछ नहीं है, जो भी मैंने आपको करवा दिया, इससे बाहर पॉलीमर में कुछ भी नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इनको अभी देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। लास्ट में जो लास्ट की स्लाइड थी इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी इन क्वेश्चन को ज़रूर इसमें नोट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, टेट, उन सभी मेंस का एग्जाम इनके यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई होप सब कुछ आपको डिटेल में मैंने करवा दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आपको समरी भी दे दी जिसका शायद ज़रूरत भी नहीं थी, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। तो ये रहेगा सारा सारा। बाकी बहुत सारे लोग हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन रहेंगे। पेड बैचेस में शायद मैं इस क्लास को आपका डाल भी सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर डेमो के तौर के ऊपर, तो देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी के दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।